सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे YouTube चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने पर्यावरण से संबंधित 3 टॉपिकों पर वीडियो अपलोड किए हैं। आज हमारा पहला वीडियो गणित से संबंधित है और उसका टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसे हम लोग कॉन्सेप्ट उसके अच्छे से समझेंगे। जैसे संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं, वह तरीका जिसके द्वारा हम संख्याओं को लिखते, पढ़ते और उनका मान निर्धारित करते हैं। ये तो हो गई हमारे संख्या पद्धति की डिफिनीशन। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसे एक बार ध्यान में ज़रूर रखें। अब हम जो भी बात करेंगे वो चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अंक क्या है। अंक कितने होते हैं? अंक को अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं और इनकी संख्या 1 से लेकर के 9 तक होती है। 1 सबसे छोटा अंक है, जबकि 9 सबसे बड़ा अंक है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि 0 क्या है फिर? तो 0 एक अंक भी है। 0 क्या है? एक अंक भी है और एक संख्या भी है। इस चीज़ की संख्या का हम आगे बात करेंगे, कहाँ पर इसे संख्या कहा जा रहा है। तो अंक को हमने अच्छे से समझ लिया कि अंक 1 से लेकर के 9 है। सबसे छोटा जो है अंक वो 1 होता है और सबसे बड़ा अंक है 9। 0 क्या है? 0 अंक भी है और क्या है? संख्या भी है। इसके बाद में हमें क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि सबसे बड़े 2 अंकों की संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ा अंक क्या था? 9। तो 2 अंकों की संख्या है तो 2 बार 9 लिख दीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 बार 9 लिख दीजिए तो 999 हो गई। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 लिख दीजिए। इसी प्रकार से अगर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे 100, 4 अंक की पूछे तो 4। अगर किसी को ये चीज़ भी ना समझ में आए तो 4 की जब पूछे तो 1 लिखें और 3 क्या लगा दें? 0 लगा दें। तो इस तरीके से हमने अंकों के बारे में समझ लिया। तो कभी कभी हम यहाँ पे इसलिए समझ लिया क्योंकि जब हम किसी सवाल को करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटाया जोड़ा जाए तो क्या होगा। इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं और हमको अगर पता नहीं है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो वहाँ पर हमारे लिए क्या होगी? समस्या होगी। अब हम इसी में और चीज़ पढ़ते हैं कि संख्या में प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि वे संख्याएं जिनकी शुरुआत कहाँ से हो? 1 से। फिर उसके बाद में 2, 3, 4 ऐसे ले करके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जब कभी भी भूल जाओ कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी, तो ये ध्यान रखना कि ईश्वर को हम लोगों को बताया जाता क्या है? ईश्वर एक है। तो प्राकृतिक संख्या को भी कहाँ से ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या सबसे पहली कौन सी है? 1 है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्याएं क्या हैं? क्या हमने कहा? पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में
प्राकृतिक संख्या की कहाँ से शुरुआत कर रहे थे? 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर इसमें हम 0 को भी शामिल कर लें तो बनने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि 0 एक अंक भी है और 0 एक संख्या भी है। अब वो कोई भूलेगा तो नहीं। चलिए, तो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया जिसकी शुरुआत 1 से होती है और ऐसे ही चलते हुए अनंत तक पहुँच जाती हैं। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है और फिर उसमें जब हम प्राकृतिक संख्या को जोड़ लेते हैं, मतलब जो भी शून्य में अगर प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब आते हैं आगे। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या के बाद में हमें क्या समझना है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अब इसके बारे में कैसे सीखेंगे? तो पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर्स। और इंटीजर नंबर्स कहाँ से आएंगे? अगर हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक में लिख लें, +1 +2 +3 इधर डॉट 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 और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो अब +1 +2 +3 लिखा नहीं जाता है लेकिन समझा जाता है, इसे अंडरस्टूड रखा जाता है। तो पूर्ण संख्याओं को जब धनात्मक और ऋणात्मक में लिखते हैं तो मिलने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। इनका सभी भी आगे प्रयोग होगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसकी शुरुआत 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्याएं बनी। पूर्ण संख्याओं को जब धनात्मक और ऋणात्मक में लिख रहे हैं तो कौन सी बन रही हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। क्या हों? 2 से अधिक गुणनखंड। दो से अधिक क्या हों? इनके गुणनखंड हों तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो क्या 1 होगी? नहीं, क्योंकि इसका एक ही। 2 होगी, इसके 2 गुणनखंड हैं। एक तो 1 से विभाजित होगी, एक 2 से होगी, तो 2 होगी क्या? नहीं। 3 होगी क्या? ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 गुणनखंड हैं। क्या 4 होगी? हाँ, कैसे? 4 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। हमने परिभाषा में क्या देखा उसके? कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक, इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। भूले तो जब 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो वो आपका कटने के चांस रहेंगे। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। अब आ जाते हैं अभाज्य। भाज्य हो गया, अब अभाज्य करते हैं। जो भाज्य ना हो, सीधी सी बात है कि भाज्य थी और उसमें आ लगा दिया, इसका मतलब अभाज्य हो गई। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर। और इसमें क्या होता है? इसकी परिभाषा में केवल इसके 2 गुणनखंड हो। कितने हो? केवल 2 गुणनखंड। केवल 2 गुणनखंड वाली जो संख्या होगी उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या 1 अभाज्य संख्या है? नहीं। 2 है क्या? है। कैसे? 2
1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी होगी। 3 है क्या? हाँ। और यहाँ पर एक ये भी कहा जाता है कि ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या 9 है? नहीं, क्योंकि 9 1 से भी जाता है, 3 से विभाजित होता है और खुद 9 से भी हो जाता है। 11, 13, 17, 19 इसी तरीके से संख्याएं हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट समझो, उस पर काम करो। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। बड़ी हम ज्ञात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संख्या की जो सीमा है वो अनंत है। क्योंकि हम जिस भी संख्या को पाना चाहें उसमें एक और जोड़ दें, अगली संख्या मिल जाएगी। तो कितनी भी बड़ी संख्या लिखें, उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो अगली वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है, भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 है। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बनती हैं। पूर्ण संख्याओं को जब हम धनात्मक और ऋणात्मक में लिखते हैं तो क्या बनती हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब आते हैं आगे। आगे हमें क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम किस में लिखेंगे? P/Q के रूप में लिखें। Q 0 ना हो। जब Q 0 नहीं होगा तो Q क्या है? ये और P और Q क्या है? ये है क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हमने अभी देख लिया था कि पूर्ण संख्याओं को जो धनात्मक और ऋणात्मक में लिखते हैं तो बनने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए 1/0 लिखा तो इसका मान हो जाता है, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते या कहीं कहीं आपने ऐसे दिया होगा, मतलब इसका कुछ मान हम नहीं निकाल पाएंगे। तो संख्या के बटे अगर 0 है तो उसे हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगर 0/1 हो तो इसका मतलब हमेशा 0 होता है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। Q 0 ना हो और P और Q हो कैसी संख्याएं? वो पूर्णांक संख्याएं हों। तो 1/0 यहाँ पे लिखने का मतलब यही है कि हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मतलब संख्या बटे अगर हम 0 लिखेंगे तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और कहीं अगर 0 संख्या लिखी हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो परिमेय संख्याओं को बारे में हमने समझ लिया। परिमेय संख्या समझने के बाद में अब हमें क्या समझना है? अपरिमेय संख्या। परिमेय में जब हम आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इरेशनल। इरेशनल संख्या बोलते हैं। और परिमेय को क्या बोलते थे? रेशनल बोलते थे। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में क्या करें? ना लिखा जा सके। ना लिखा जा सके। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे कोई संख्या लिखी है रूट में 2 और इसको जब हम रूट के बाहर इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है? 1.41421 ऐसे ही डॉट 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 करके आता है। इसका मतलब है कि ये शांत संख्या नहीं है। ऐसे ही हम जितना भी भाग करते चले जाएंगे ऐसे बढ़ती ही चली जाएगी। तो मतलब रूट के अंदर से, वर्गमूल के अंदर से अगर कोई संख्या शांत में नहीं निकल रही है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या रूट 3 कैसी संख्या है?
वो भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। क्या √4 कैसी होगी? √4 को जब हम बाहर करते हैं तो 2 निकलता है, इसका मतलब ये शांत संख्या है। शांत संख्या का मतलब है शांत इसका मान होता है कि हम पूरा ये संख्या एक वर्गमूल के बाहर आती है। इसके बाद में कोई दशमलव जैसी चीजें नहीं। और इसमें क्वेश्चन और कहाँ से आया है? डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या पाई कैसी है? तो पाई का मान लिया जाता है 22/7, लेकिन जब हम इसको भाग करते जाते हैं तो वहां पर कैसा आता है? 3.14 डॉट 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 ऐसे आता रहता है कि इसका मतलब यहाँ पर भी ये संख्या शांत नहीं है। उसका मान तो लिया जाता है 22/7 बराबर 3.14 लिखा होगा, आपने देखा होगा, लेकिन ये पूरा एक्चुअल मान नहीं होता है। ये भी वास्तव में इसका मान अशांत रहता है, जो शांत नहीं है। मतलब इसे जितना हम भाग करते जाएंगे ये होती चली जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके और इनका जो वर्गमूल करें तो उसमें एक शांत संख्या ना मिले। शांत संख्या का मतलब है कि उसमें दशमलव जैसी चीजें ऐसे शामिल हैं, तो समझ लेना वो अपरिमेय संख्या ही होगी। रूट के अंदर से कोई भी संख्या जब पूर्ण में ना निकले, जैसे √4 का 2 निकला, √9 का 3 निकलेगा, तो 3 क्या है? ये तो जो पूरी होल नंबर मतलब निकल रही है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, और जो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है उसमें हम अपरिमेय कहेंगे। तो हमने क्या अभी तक पढ़ लिया? प्राकृतिक संख्या, इसकी शुरुआत 1 से। पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर रहे थे। इसके बाद में पूर्णांक संख्या, जब हम पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या पूर्ण संख्या होती हैं जिनको हम धनात्मक और ऋणात्मक में लिख रहे थे। भाज्य संख्या क्या थी? कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखें और q उसका 0 ना हो, और p और q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। अपरिमेय संख्या क्या थी? जिन्हें p/q के रूप में हम ना लिख सकें। तो ऐसी चीज़ों को हम संख्याओं के बारे में अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपने इस चीज़ों को समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि संख्याओं में ही कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे क्या? संख्याओं का स्थानीय मान निकालने को आता है। क्या आता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मान लीजिए जैसे 2, 3, 1, 4 कोई संख्या है। अब इसमें कहा जाए 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो पहले लिख लेंगे 3 और देखेंगे वो कहाँ पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा के लिए इसे 2 0 लगा देंगे, तो इसका 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300। किस संख्या में? इस संख्या में। जिसको मान लीजिए 2 का अगर निकालना है तो 2 का स्थानीय मान कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के लिए 3 0 लगा दिए। और सबसे सस्ता तरीका यही है कि जैसे मान लीजिए हमें 1 का निकालना है, 1 के बाद में इधर देख लीजिए दाहिनी तरफ कितनी संख्या है। 1 संख्या है तो 1 0 लगा दो। अगर 4 का पूछा जाए, क्योंकि 4 इकाई पर ही है, तो इसका स्थानीय मान 4 ही होगा। और अंकित मान, स्थानीय मान तो ये हो गया। अब एक सवाल और आता है कि अंकित मान क्या होता है? अंकित मान का मतलब यही है कि जो संख्या है, मान लीजिए 2314 है, तो इसमें 4 का अंकित मान 4 होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा। इसमें जिस संख्या को बोला जाए वही उसका अंकित मान होता है। लेकिन स्थानीय मान संख्याओं का कहाँ पर
अंकन है, इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़ा पर है, उसके आधार पर स्थानीय मान की गणना की जाती है। और अंकित मान को फिक्स रखा जाता है किसी संख्या में, कि मान लीजिए इसमें ये संख्या जो दी है उसमें 3 का स्थानीय अंकित मान पूछ ले तो 3 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्थानीय मान और अंकित मान आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में हम लोग एक फार्मूला आता है जिसे हमें ज़रूर देख लेना है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे जहाँ पे सवाल कभी कराएंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 313 को 15 से भाग देना है, तो 15 दूनी 30। कितना बचा? 1। और फिर 3 उतार लिया। तो इसे समझने के लिए मोटा मोटा अभी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? तो जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर लिखी है, तो इसको हम कहेंगे क्या? भाज्य। भाज्य को अंग्रेजी में डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। और जिससे भाग कर रहे हैं वो है भाजक। यहाँ पर जो आया वो भागफल आएगा, और जो घटाने के बाद ये अंतिम में आता है उसे हम क्या कहते हैं? शेष फल बोलते हैं। तो भाज्य का फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका कभी यूज होगा, कभी कभी ऐसे फार्मूला ही पूछ लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में ये बोलते हैं, और फार्मूला अपनी हिंदी भाषा में है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आते हैं, इसी में एक और महत्वपूर्ण चीज बची है। क्या है वो? वो है विभाजिता के नियम। क्या है? विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम क्या होते हैं? इसे हम डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। तो 1 का जो है किसी संख्या से, तो सभी से भाग हो जाएगा। 2 का अगर तुम्हें भाग करना है, कोई संख्या 2 से जाएगी पूरी तरीके से कि नहीं जाएगी, तो इसके लिए सबसे हमें पहले क्या करना है कि उसके इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। देखिए यहाँ पर हम कुछ और सम्मिलित कर दे रहे हैं। विभाजिता के नियम में वो चीज़ नहीं है, लेकिन सम संख्या और विषम संख्या कभी कभी यूज हो जाता है। इसे इवन नंबर बोलते हैं और इसे ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इसे हम बोलते थे 2n। n का मतलब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या, अब ये ना पूछना कोई लोग कि क्या होती है। वे संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या रखते जाओ, आपको सम संख्या मिलती जाएंगी। जैसे 2 गुणे 1 2, 2 गुणे
2 4 इस तरीके से मिलती। और विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1 3 5 7, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डॉट 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 2n-1। यहाँ पर भी n क्या है, प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर 1 रखो, 2 1 2 -1 क्या आएगा, 1। इस तरीके से ये फार्मूला है, इसमें प्राकृतिक संख्याओं को रखते जाओ और विषम संख्याएं प्राप्त करते जाओ। तो हम अब विभाज्यता के नियम में किसका पढ़ रहे थे, 2 का। इकाई के अंक पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। जैसे लिख दें ऐसे 124, 124 क्या 2 से पूर्णतया भाग हो जाएगा, हाँ। कैसे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो 62 दूना 124। 2 का विभाज्यता का नियम ये है और आपको ध्यान रखना है। दो का विभाज्यता का नियम आपसे विभाज्यता का नियम उम्मीद करते हैं आपने सीख लिया होगा। अब 3 का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 2 2, मतलब 222 अगर कोई संख्या है, क्या इसे हम पूर्णतया विभाजित हो जाएगी 3 से, सोचने में संशय है, क्या करें, तो करेंगे क्या, खट से संख्या को जोड़ लो। संख्या को कैसे जोड़ना, संख्या के अंकों को जोड़ना। 6 आया, 6 क्या 3 के पहाड़े में आता है, हाँ 6 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, करो भाई विभाजित, 3 सत्ते 21 और 3 चक्कू 12। अब 3 के साथ में ही हम 9 को पढ़ लेंगे। जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। 6 2 1, मतलब कोई संख्या हमने मान ली 621 है, क्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, देखने में तो लग रहा है ऐसा तो नहीं है, नहीं होगी। लेकिन हम करेंगे क्या, इनके अंकों को जोड़ लेंगे, इनके डिजिट को जोड़ लेंगे, तो 6 2 8 और 1 9, 9 9 के पहाड़े में आता है, 9 1 9, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसे देखना है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमने लिखा, अब इसे हम 9 से क्या पूरी तरीके से विभाजित होगी, देख लेते हैं। 4 2 + 2 + 4 + 5, मतलब 2 2 4 4 4 8 और 8 5 13। 13 क्या 9 से विभाजित हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है 2245 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। ये सवाल जब हम कर रहे होंगे तो वहाँ पर इनको काम में आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखने का, हल्के में ना लेना इनको। ठीक है, तो हमने 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 9 का देख लिया। अब 2 का और 3 का अगर है तो 6 को भी क्या होगा, 6 से अगर कोई संख्या 6 से विभाजित करनी है, किससे करनी है, 6 से, तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, अगर कोई संख्या 2 से हो और 3 से, दोनों से अगर विभाजित हो जा रही है तो समझ लेना कि वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 888 है, अब इसे जोड़ लो, 2 से हो गया, इकाई पर है, और 3 से मतलब 8 8 16 8 3 24, तो 24 आया, 24 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है 888, ये पूरी तरीके से 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 4 का। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के, मान लीजिए संख्या है 124, क्या 4 से विभाजित होगी, तो देखना होगा इकाई और दहाई पर क्या हो,
2 शून्य हो या इकाई और दहाई की जो संख्या है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो देखो 2 शून्य है तो 2 शून्य तो है नहीं, लेकिन 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। इसका मतलब 4 छंग 24 विभाजित हो गई। तो इसका मतलब संख्या 124 भी 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आ जाओ, जैसे 3 के साथ में 9 को पढ़ा था उसी प्रकार से 4 के साथ 8 को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, कोई संख्या मान लीजिए 8000 है। कितना है, 8000। अब आपको देखना पड़ेगा क्या ये संख्या, वैसे तो दिख रहा है कि हो ही जाएगी, लेकिन आपको वैसे ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो कि इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा के स्थान पर 3 शून्य हो, मतलब संख्या के अंतिम इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर वाले 3 शून्य हो, या तीनों अंक, अंतिम तीनों अंक 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। 4 में 2 अंक हों और 8 में कितने हों, अंतिम 3 अंक 0 हों या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर करते थे, यहाँ तो सीधे ही दिखा है कि 8 एक्का 8 1000 आ जाएगा। लेकिन आपको जितना भी है, गणित में आपको सीखना क्या है, गणित में आपको सीखना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उसके बारे में आप कितनी जितनी गहनता रखेंगे, आपके सवाल होने में उतनी ही चांसेस बढ़ जाएंगे। और हल्का फुल्का आ रहा है तो सवाल फंसाएंगे, आपको हर चीज़ कठिन लगेगी। गणित में यही है कि आप एक चीज़ को ले करके फिर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे वाली मिस हो गई तो उम्मीद ना करना आगे हम अच्छा कर लेंगे। तो इसलिए कहे एक ना एक कड़ी जोड़ते हम इसमें चले जाते हैं। तो 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 4 के साथ 8 को पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया। अब ये पढ़ क्या रहे थे, विभाजिता के नियम। अब विभाजिता के नियम में हम पढ़ेंगे 5 का, इसका पढ़ेंगे 5 का। तो 5 का विभाजिता का नियम क्या होता है, इकाई अंक 0 हो या 5 हो। क्या, इकाई अंक, तो समझ लेना वो संख्या, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 में इकाई अंक क्या है, 0 है, और यही 15 होता तो 5 हो गया। तो ये भी पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो गई, और ये भी 5 से पूरी तरीके से। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 10 में क्या है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो। बस इकाई पर किसी भी संख्या के इकाई पर अगर 0 है तो पूरी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मान लो 150 लिखा है, क्या 10 से विभाजित हो जाएगी, हाँ। 1 से 1 0 कटा, आ गया 15। तो 5 से 10 से, 3 से 9 के साथ पढ़ा था, 5 को 10 के साथ पढ़ रहे हैं, 4 को 8 के साथ पढ़ा, और जो 2 और 3 उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं किस पे, 7 का विभाजिता का नियम। किस पे, 7 का विभाजिता का नियम क्या है। मान लीजिए एक संख्या है 343, क्या ये 7 से पूरी तरीके से विभक्त होगी, देखते हैं। करना क्या है, इकाई का जो स्थान है उसका क्या करना है, 2 गुना, और बची संख्या से घटा देना है। 34 बची थी, इसका 2 गुना करो, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 28। 28 क्या 7 से विभाजित हो जाएगा, हाँ 4 बार पूरी तरीके से विभाजित। इसका मतलब समझ लेना कि ये संख्या पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इतना ही, आगे कोई मान लीजिए आप संख्या बोलें, जैसे 5 6 2 3, इतनी बड़ी संख्या है, आपको 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगी या नहीं होगी, अभी 1 मिनट में बताते हैं।
1 मिनट में नहीं, कुछ ही जल्द देर में ही। अब करना क्या है, आपको इकाई अंक का दोगुना करना है और बची संख्या से घटा देना है। 562 से 3 दूनी 6 घटा दो। 6 जब घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2.5 लिया तो 12 हुआ, 12 में से 6 गया 5 और 5, 556 आ गया। अब भी बड़ी संख्या, फिर क्या करो, फिर इसी का इकाई का दोगुना कर दो, तो 55 से घटा दो, 6 दूनी 12, 12 जब घटाओगे तो कितना आएगा, 3 और 4, 43। 43 के साथ के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब 5623 संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। मतलब इकाई अंक का दोगुना करते जाओ और बची शेष संख्या से घटाते जाओ। जब 2 अंकों की आ जाएगी तो तुम्हें साफ साफ दिखने लगेगा कि अगर यहाँ 42 आ जाता तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, लेकिन आ कितना रहा है, 43। इसका मतलब समझ लेना कि ये संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम अंतिम 11 का विभाज्यता का नियम सीख लें तो समझ लेना आपने विभाज्यता के सारे नियम सीख लिए। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक संख्या लेते हैं, क्या जैसे लिया 1331, मतलब 1331 संख्या को लिया और इसमें आपको बताना है कि ये क्या संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी या नहीं। तो हमें करना क्या है, 1 2 3 4 है, तो इसके जो सम संख्याओं पे हैं और विषम संख्याओं पे, मतलब ये तो सम हो गई, पहले नंबर पे तो विषम आ जाएगी, तो पहले तीसरे पर है उसका योग कर लो 1 3, फिर घटा दो। विषम वाले सम वाले स्थानों पर 3 और 1 है, इनको जोड़ लो। अगर घटा यहाँ 4 -4 आ गया, घटाने पर 0 आए या 11 का गुणज आए, गुणज मतलब फैक्टर आए, गुणज आए, तो समझ लेना वो संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो आप कितना भी कर लें वो पूरी तरीके से 11 से विभाजित नहीं होगी। इसको समझने के लिए एक संख्या हम और प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, क्या संख्या मान लो कोई भी ले, 2 3 4 5 6 3, इसके विषम अंकों को जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, माइनस कर दो। इसके सम संख्याओं को अंकों को जोड़ लो, सम स्थानों पर आने वाली अंकों को जोड़ लो, तो 3 और 5 8, और 8 तो 3 11, 1 आया, तो ये क्या पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, कभी नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा था, घटाने पर विषम संख्या और सम संख्याओं के स्थानों को घटाने पर आए क्या, 0 आए या क्या आए, 11 का गुणज। इस तरीके से हमने विभाज्यता के नियम सीख लिए। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और थोड़ा अगर कहीं कमी रह जा रही तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। इससे होगा क्या, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये ध्यान रखिएगा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं कि सम संख्या सबसे छोटी क्या है, विषम संख्या सबसे छोटी क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, क्या है, पाई का परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, ये हमने सब बता दिया है। आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो और फिर कोई समस्या हो तो बताना। सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर